इसके एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। परसेंटेज के भी आप अगर देखा जाए, आपका कोई भी परसेंटेज अगर 12th में 55% भी अगर आपका है, तब भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग होती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं और वहां पे अपना जेईई मेंस की रैंक को यूज करके अपना एडमिशन वहां पे आप ले सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपके कॉलेज हैं, जिसमें आपके 32 एनआईटी हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं और आपके 40 जीएफटीआई हैं, इसके अलावा 23 आईआईटी हैं। इन कॉलेजेस में जाने के लिए जो सा काउंसलिंग में अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंतजार है कि भाई आपका फॉर्म कब आएगा जेईई मेंस का। तो जेईई मेंस का फॉर्म लास्ट ईयर आपका 1 नवंबर से स्टार्ट हो गया था। इस बार भी उम्मीद है कि नवंबर के पहले हफ्ते में आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आपके आने लगे हैं। तो जेईई मेंस का फॉर्म आपका अक्टूबर के लास्ट में स्टार्ट हो या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में स्टार्ट हो, ये जब भी आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपका आएगा, पहला फेज आपका जनवरी में होना है, दूसरा आपका अप्रैल में होना है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें किस फॉर्मेट में रेडी करके रखने हैं, वो बात करने वाले आज की वीडियो हम लोग, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं और किस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको सर्टिफिकेट कैसे बनवा, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने होंगे, या फिर जो आपके जनरल के बच्चे हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका 10th का मार्कशीट है। 10th की मार्कशीट जरूरी है, क्योंकि उसका जो आपका डिटेल होगा वो आपका आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। मतलब आपका जो है नेम, बच्चे का जो नाम है, फादर नेम, इसके अलावा आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, ये आपका आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। आधार कार्ड सबसे जरूरी है और सबसे ईजी जो है बन भी जाता है। मुझे लगता है सारे बच्चों के पास आधार कार्ड होगा। इसके अलावा और भी आपके डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे आधार कार्ड की जगह पे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो ये भी चल जाएगा, पर ये इतना इजी नहीं होता है। तो आधार कार्ड जो है इजीली बन जाता है, मुझे लगता है सारे बच्चों के पास ये होगा। तो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं। अभी आपके जो है अक्टूबर के लास्ट में या फिर नवंबर के पहले हफ्ते में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आने वाले होंगे। तो हम लोग बात करेंगे आने वाली वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं। जेईई मेंस के अलावा जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, मतलब ड्रॉपर हैं, उनको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने होंगे अपार्ट फ्रॉम जेईई मेंस है। जो पहली बार जेईई मेंस के जो है एग्जाम में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 2025 में, उनको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म आपके फिल करने होंगे। तो बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं, प्राइवेट के भी होते हैं, लेकिन हमें कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिल करने होंगे, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे आने वाली वीडियोस में, लाइव सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से। तो बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए जरूरी होंगे, क्या क्या हमको रेडी करना होगा। देखिए पहले नंबर पे तो आपका आता है पासपोर्ट साइज फोटो। ये फोटो जब आप अपने फॉर्म में लगाएंगे तो ये फोटो आपका प्लेन जो है आपका बैकग्राउंड पे होना चाहिए और इसका साइज जो है आपका देखिए, तो जो फोटो का फॉर्मेट है ये आपका 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और ये आपका हो जाता है हमारे सॉफ्टवेयर से इजीली हो जाता है। इसके अलावा आपको जो सिग्नेचर है वो जेपीजी फॉर्मेट में चल जाएंगे। आपका देखिए 3.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ये आपका जो है डायमेंशन इसका होना चाहिए। इसके अलावा 4 KB से 30 KB के बीच में, मतलब 4 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये आपका फॉर्मेट रहेगा। तो जब ये फोटो आप जेईई मेंस के फॉर्म में लगा रहे होंगे तो इस फोटो की आपकी कम से कम 10 से 12 आपकी कॉपी जो है ये आप रख लीजिएगा सेव करके, क्योंकि आपका जब काउंसलिंग चल रहा हो तो काउंसलिंग के टाइम में जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने कॉलेज में जाएंगे, जब आपको सीट मिल जाएगी, तो सीट मिलने के बाद जब आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपकी रिपोर्टिंग चल रही होगी, तो वहां पे आपसे यही वाला फोटोग्राफ आपसे मांगा जाएगा। तो ये फोटो आपका होना बहुत जरूरी है, इसको अपना संभाल करके इसकी कॉपी कम से कम 10 से 12 अपना रख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट में यहाँ पे देखिए 10% आपका जो है ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी 27%, एससी 15%, एसटी का आपका 7.5%। इसमें आपके जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका पुराना सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, लेकिन जो हमारे ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चे हैं इनको 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का अगर आपका बना हुआ सर्टिफिकेट है तो चल जाएगा, अगर नहीं है तो आप 1 अप्रैल के बाद का इसको बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो है जो कैटेगरी वाले हमारे बच्चे हैं उनका पुराना भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ये तो यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपका 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो है इस सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में लगाना होगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा जो फिजिकल हैंडीकैप के बच्चे हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल हैंडीकैप के जो हमारे बच्चे हैं तो पीडब्ल्यूडी जो हमारे कैंडिडेट हैं इनका 40% से ऊपर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको डॉक्टर से वेरीफाई कराना होगा। एक फॉर्मेट रहता है जेईई मेंस का, जब आपका ब्राउज़र आएगा उसमें फॉर्मेट दिया होगा, वो फॉर्मेट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको चाहिए होगा। तो उस फॉर्मेट को भर के आपको जो है डॉक्टर से वेरीफाई कराना होगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में उसको वेरीफाई करेगा। तो काउंसलिंग के टाइम पर जब आप फिजिकल हैंडीकैप में जो डिटेल अपनी भरेंगे फिजिकल हैंडीकैप के सर्टिफिकेट की, तो काउंसलिंग के टाइम जब जोसा काउंसलिंग आप कर रहे हो तो जोसा काउंसलिंग से पहले, चॉइस फिलिंग से पहले जब आप वहां पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो आपको एक सेंटर वहां पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में आपका एनआईटी इलाहाबाद, आईआईटी बीएचयू, इसके अलावा जेएनयू दिल्ली में भी सेंटर बनता है। वहां पे आप वेरीफाई कराने जाएंगे तो सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ जिस डॉक्टर ने वेरीफाई किया, तो वहां पे एक और डॉक्टर आपको वेरीफाई करेगा। जब वो डॉक्टर आपका वेरीफाई कर देगा उसके बाद अपनी जोसा में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपनी फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी की सीटों को वहां पे आप भर सकते हैं। अगर वो डॉक्टर आपको वेरीफाई नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, तो आप चॉइस फिलिंग फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं कर पाएंगे, फिर आप जनरल में काउंट होंगे। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई अगर ऐसा बच्चा है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उसको लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर वहां पे वेरीफाई करके लिख के देगा कि ये बच्चा लिखने के लिए कैपेबल नहीं है। जेईई मेंस के एग्जाम में अपने साथ एक किसी ऐसे कैंडिडेट को ले जा सकते हैं जो आपका पेपर वहां पे लिखेगा, बताना सब आपको ही पड़ेगा पर लिखेगा सारा पेपर आपका वो, ठीक है।
इसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस प्रूफ, क्योंकि यहाँ पे आपका एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी कार्ड आपका स्कूल का चल जाएगा। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट, बैंक पासबुक। परमानेंट एड्रेस में आपको देखिए क्या क्या लगाना होगा, आधार कार्ड जो कि आपका इजीली सब बच्चों के पास अवेलेबल होगा, नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी समय आपके पास है। पासपोर्ट चल जाएगा, वोटर आईडी चल जाएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके अलावा वाटर बिल, ये सारी चीजें आपकी चल जाएंगी परमानेंट एड्रेस में। लेकिन मुझे लगता है कि आधार कार्ड इजीली बच्चों के पास अवेलेबल होगा, तो इसको आप अपना बनवा के रख लीजिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनवा लीजिए आप। इसके अलावा आधार कार्ड में आपका नाम जो है 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहते हैं कि आपका जो है 12th की मार्कशीट की भी जरूरत रहेगी। 12th की मार्कशीट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, अगर 12th की मार्कशीट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है जो बच्चे अपेयरिंग में हैं आपको 10th की मार्कशीट की डिटेल वहां पे भरनी होगी, तो 12th की मार्कशीट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपका जो होगा वो जेईई मेंस के फॉर्म में अपलोड आपसे नहीं करवाया जाएगा, मतलब आपको अपलोड कुछ नहीं करना है, बस डिटेल आपको भरनी होगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आप जिनकी डिटेल आप यहाँ पे भर रहे होंगे जेईई मेंस के फॉर्म में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ओरिजिनल कॉपी प्लस फोटो कॉपी अपना जो है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब आप काउंसलिंग कर रहे होंगे, काउंसलिंग के बाद आपको वहां पे सबमिट करनी होगी। कोई ऐसा बच्चा है जो गलती से अगर यहाँ पे कोई कैटेगरी भर दे रहा है, या जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए भर दिया एससी, मैं एससी कैंडिडेट हूं या ओबीसी कैंडिडेट हूं, और बाद में उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है प्रॉपर किसी फॉर्मेट में, किसी वजह से नहीं बना पा रहा है, तो बाद में करेक्शन विंडो ओपन होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कैटेगरी को आप कैटेगरी से जनरल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसने जनरल कैटेगरी भर दिया, उसको ऐसा लग रहा है मेरा सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, अगर बाद में उसका सर्टिफिकेट बन पा रहा है 1 अप्रैल के बाद, अगर वो बनवा लेता है किसी वजह से, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट अब बन पाएगा, तो वो भी चेंज कर सकता है, आप अपनी जनरल कैटेगरी से अपनी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म में ये करेक्शन हर साल ओपन होता है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और जो आप परमानेंट एड्रेस और अपना जो है प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे भरेंगे, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो आपके 4 एग्जामिनेशन सेंटर की यहाँ पे चॉइसेस दी जाती हैं, उसमें से आपको अपने रीजन के हिसाब से जो आपने अपना एड्रेस भरा होगा उसके हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको बनवा के रख लेने हैं पहले से, और उस टाइम पे बहुत जल्दी में बच्चे जो है उल्टे सीधे फॉर्मेट में बच्चे डॉक्यूमेंट लगाते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं बच्चों को। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। इसके अलावा फॉर्म आपका नवंबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा, जैसा कि पिछले साल आ गया था। बहुत सारे लीडिंग न्यूज़पेपर हैं जो कि लगातार आर्टिकल दे रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन का फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और नवंबर के पहले हफ्ते में आपका फॉर्म आ जाएगा। जनवरी का जो है पहला फेज आपका जनवरी में होगा, दूसरा फेज आपका अप्रैल में। इसके अलावा बच्चों के मन में एक और डाउट रहता है कि अगर मेरा 75% नहीं है 12th में, या टॉप 20% के क्राइटेरिया मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जेईई मेंस के एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। परसेंटेज के भी आप अगर देखा जाए, आपका कोई भी परसेंटेज आएगा 12th में, 55% भी अगर आपका है, तब भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग होती है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो जेईई मेंस की रैंक को कंसीडर करते हैं, और वहां पे अपना जेईई मेंस की रैंक को यूज करके अपना एडमिशन वहां पे आप ले सकते हैं। बस यहाँ पे कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपके कॉलेज हैं, जिसमें आपके 32 एनआईटी हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं, और आपके 40 जीएफटीआई हैं, इसके अलावा 23 आईआईटी हैं। इन कॉलेजेस में जाने के लिए जो सा काउंसलिंग में अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का, वो 75 है। इसके अलावा जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती हैं, आपका जितनी भी स्टेट वाली काउंसलिंग हो रही है, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो रही है, वहां पे आपका 75 नहीं मांगा जाता। तो 75 अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहा है आपका, या नहीं आया हुआ है, तब भी आप जेईई मेंस के पेपर को देने के लिए एलिजिबल होंगे। आप एग्जाम को दीजिए, बढ़िया रैंक निकालिए, और रैंक निकालने के बाद आपका बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं आने वाले समय में, स्टेट के कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, इंडिविजुअल जो काउंसलिंग आपकी होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, वो सब पे हम वीडियो लगातार आपको दे रहे होंगे कि कहां पे आपका 75 का क्राइटेरिया नहीं मांगा जा रहा है, या 75 अगर 12th में नहीं है तो कौन से ऐसे बेस्ट कॉलेज होंगे जो आपको अपनी जेईई मेंस की रैंक के ब्याह पर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से लगातार जो भी अपडेट होगी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज रिव्यूज के रिगार्डिंग, मैं लगातार चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।